जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया सेट क्लास 10th का सेट नंबर 3, क्योंकि सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 के मैं सभी क्वेश्चन और सभी खंड करा चुका हूँ। तो आपके लिए एक नया सेट लेके आया हूँ सेट नंबर 3, जिसका पेपर कोड है 822AX, है ना। तो ये पेपर कोड है 822AX। इससे पहले मैं आपको भाई AV और AW दोनों सेट करा चुका हूं, सभी खंड सभी क्वेश्चनों के साथ में। तो अब बढ़ते हैं हम सेट नंबर 3 की तरफ। तो आ जाइए मेरे साथ में, सेट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। तो देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको दिया है प्रश्न नंबर 1 कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक दिया है q के लिए, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। यानी प्रत्येक q पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक सम संख्या का पूर्णांक किस रूप में होगा। तो भाई हम जानते हैं, लिखोगे क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम संख्या किस रूप में होती है, 2q के रूप में होती है। चाहो तो आप इस लाइन को लिख सकते हो कि किसी धनात्मक, क्या लिखोगे, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, यही तो पूछा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम संख्या के लिए, प्रत्येक धनात्मक सम संख्या किसके रूप में होगी, 2q के रूप में होती है। तो 2q के रूप में होती है, तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि इसका आंसर बिल्कुल सही है ना। तो यानी कि आपसे पूछा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, किस रूप का होगा, 2q के रूप का होगा, है ना। ये 2q के रूप का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया इसका, है ना। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो भाई। अब मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं इतने को, क्योंकि स्पेस तो कम है और बार बार क्वेश्चन नोट करने से अच्छा, तो मैं समय व्यर्थ करने से अच्छा मैंने पहले ही नोट कर दिए थे प्रश्न। तो अब देखें, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, खा मतलब पहले के खा खंड की ओर। बिंदुओं a 2,-5 और b -2,9 में समदूरस्थ समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। x अक्ष का मतलब क्या है, x अक्ष पर हो, यानी जब x अक्ष पर होगा तो उसमें y कितना होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना x अक्ष पर वह समदूरस्थ बिंदु h, 0 है। इसको बिंदु P ले लो, जो कि h, 0 है। मैंने बिंदु P मान लिया, जो a और b दोनों से कैसे समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो भाई क्या हो जाएगा, AP बराबर BP हो जाएगा। अगर मैंने मान लो कोई बिंदु ये है भाई, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इन दोनों से समान दूरी पर बिंदु P है, ये x अक्ष पे है, तो इसके निर्देशांक मैंने h, 0 मान लिए। तो A कितना है, आपको दिया है 2, -5, और B कितना दिया है, -2,9। तो इन दोनों की दूरियां आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो लगा दो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, यानी 2 h का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 -0 का स्क्वायर। ऐसे ही BP का लगा दो, -2 h का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर लगा दिया। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर खोलो भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, दोनों की गुणा का दुगना, माइनस का कितना हो जाएगा 4h, प्लस -5 -0 कितना, -5 हो गया, स्क्वायर करोगे प्लस के 25 हो जाएंगे। यहां देखें
माइनस 2 का स्क्वायर करोगे बेटा प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस के एच स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों की गुणा का दुगना प्लस का 4h हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, 81 को इधर ले आओ, माइनस के 81 हो जाएंगे, प्लस के कितने हो गए 25 हो गए, ये 4h उधर पहुंच जाएंगे, कितने हो जाएंगे प्लस के 4h और प्लस के 4h, तो 81 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 11 में से 5 गया 6, इधर कितना 7 में 2 गया 5, माइनस के 56, यह कितना हो गया 8h, तो h बराबर कितना हो गया माइनस के 56 बटे 8, 8 से भाग करा, h बराबर कितना माइनस के 7, लिख दोगे तथा या अथा बिंदु, अतः बिंदु कितना हो गया माइनस के 7,0 हो गया, तो माइनस के 7,0 कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यानी कि आपसे कहा है कि बिंदु ए और बी समदूरस्थ हो, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो, किससे ए और बी से समान दूरी पर और एक्स अक्ष पर हो, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पे होगा तो उसमें y कितना होगा 0 होगा, और कोई बिंदु y अक्ष पे होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें x 0 होगा, तो इन्होंने कहा है x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर बंद होने का मतलब क्या है, उसमें y 0 है, तो मैंने माना x अक्ष पर वह समदूरस्थ बिंदु P मान लिया जिसके निर्देशांक h, 0 है, तो ये P जो है x अक्ष पर मान लिया, A से और B समान दूरी पर है, तो ये दोनों दूरियां आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के बराबर करके मैंने सॉल्व कर दिया, h का मान कितना आ गया -7, तो यानी -7,0, तो कौन सा हो गया, पहला वाला ऑप्शन हो गया, है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर, तो अगले खंड के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, तो आप रफ कर देते हैं, देखिए क्योंकि स्पेस बहुत कम है इसलिए भाई क्वेश्चन ये दोनों भी क्वेश्चन कर ही चुके हैं, हम चाहें तो इसे भी रफ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, तो मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को भी रफ कर देता हूं क्योंकि ये दो क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो ये दो क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए मैं इनको रफ कर देता हूं। और मेरे चैनल पर जो भी नए लोग हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं मांगता, सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक मांगता हूं, और कमेंट करें, कोई भी अगर डाउट क्लियर ना हो, कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, देखिए, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट करिए। तो अब देखें, बढ़ते हैं गा प्रश्न की ओर। भाई का और खा खंड करा दिया, तो भाई गा प्रश्न में क्या कहा है, भाई उसने कहा है कि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो भाई ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं पिछली बार के आंसर में भी, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कितनी है, 9:4 है, तो 9 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग 81:16, तो 81:16 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 81:16, है ना। क्योंकि हमने पिछली बार ही बताया था, आप नोट कर सकते हो परिभाषा, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मैंने संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात कितना हो गया, 81:16 हो गया, ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो गया, है ना। ये हो गया, इसको भी नोट कर सकते हो, मैं इसको भी रफ कर देता हूं, स्पेस मिल जाएगा, और तो इसको मैंने रफ कर दिया, है ना। गा वाला प्रश्न को मैंने रफ कर दिया। अब देखें, अब क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर घा, तो घा कहा गया है, तो मैं घा को नोट कर देता हूं यहां पर। तो देखिए घा प्रश्न कहा, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो, यदि भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, एक का वर्गमूल तो एक ही रहता है, दो का वर्गमूल √2 हो गया। तो cos में √2 मान किसका होता है, 1/√2 किसका होता है,
कॉस 45 का ही तो होता है ना, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया 45 का। हमसे मान क्या पूछा है, हमसे पूछा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना लगा दिया 45, यानी कि साइन 45 पूरे का स्क्वायर, साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2 का स्क्वायर करोगे यानी कि 1/2। क्या हो गया आंसर, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 1/2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, इसका सही आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब बढ़ते हैं इसके ऋणाखंड की ओर, यानी इसका ऋणाखंड देख लें। अब क्या है ऋणाखंड में, चित्र में त्रिज्या खंड ओ ए बी की परिमाप होगी, ओ ए बी की परिमाप आपसे पूछी है भाई। इसमें आपको दिया है आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। तो आपसे क्या कहा है त्रिज्या खंड ओ ए बी का परिमाप पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2r भाई, 2r प्लस थीटा बटे 360 प्लस थीटा बटे 360 इंटू 2πr होता है, ध्यान रहे 2πr होता है। अब इसमें से मैंने क्या करा 2r कॉमन निकाल लिया, तो यहां 1 बचा, यहाँ थीटा का मान लगा दो 60 हो गया, बटे में 360 हो गया, और यहाँ कितना है इंटू में 2 आर हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ कितना रह गया सिर्फ पाई रह गया, तो पाई ये रहा 2r का मान कितना है 7 लगा दिया, 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36 यानी कि 1/6, पाई का मान लगा दिया 22/7। तो भाई अब देखें 2 से भाग करो, 2 3 6 कितनी बार 11 बार, 2 सत्ते 14 प्लस 1 प्लस कितना हो गया 11 कम 11/7 3 21, जब एलसीएम लोगे 14, यहाँ एलसीएम आया 21, 21 की 1 से गुणा 21 प्लस 11, तो देखें भाई ये कितना है 7 से 7 3 21, 7 दूनी 14, तो कितना बचा बराबर बचा 2, और ब्रैकेट में कितना है 21 प्लस 11 को जोड़ दो, 21 प्लस 11 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, 32 बटे कितना हो गया 3, तो 2 से गुणा कर दी कितना हो गया 32, 64 64/3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा 64/3 सेंटीमीटर, यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से है। अब ये दोनों इसका घाखंड और लाखंड दोनों खंड हो चुके हैं, तो मैं अब इसको भी रफ कर देता हूं, रफ करके बढ़ते हैं अगले खंड चा की ओर। तो इसको रफ कर आपने नोट कर लिया होगा, तो देखिए अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड चा की ओर। देखिए अब आपको दिया है चाखंड, चाखंड में क्या दिया है उन्होंने कहा एन प्रेक्षणों का माध्य x है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a जोड़ दिया जाए या a बढ़ा दिया जाए। आपसे कहा है एन प्रेक्षणों का माध्य कितना है भाई, आपको दिया है एन प्रेक्षणों का माध्य आपको x बार दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ सिग्मा एक्स आई बराबर एक्स माध्य का x हो गया, और ये क्या हो गया n हो गया, क्योंकि n संख्याओं का समांतर माध्य बराबर इतना है, तो यानी कि x माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई बटे में n हो गया। भाई इसमें ये क्या है, ये तो प्रत्येक, अब इतना दिया हुआ, अब हम क्या कहा है इन्होंने कि प्रत्येक प्रेक्षण में से a जोड़ दिया जाए, यानी कहा गया है यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a जोड़ दिया जाए तो भाई नया माध्य कितना हो जाता है, जोड़ दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा, तो नया माध्य देखें x माध्य, यानी कि नया माध्य x माध्य कितना होगा भाई, दोनों सब में a जोड़ दिया गया है
तो x1 प्लस ए हो गया, x2 प्लस ए हो गया, x3 प्लस ए हो गया। भाई सब में जोड़ा जा रहा है ना, तो सब में जोड़ा जाएगा, तो मुझे ये बता दो तो डैश 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 कितना होगा, प्लस ऐसे ही x की पावर n, एक्स एन प्लस ए एन हो जाएगा, है ना। कितनी बार n टाइम्स तो जोड़ा जाएगा, जब भाई n टाइम्स जोड़ा जाएगा। तो अब एक बार बता दो मुझे, ये ए एन हो गया, तो अब इसके अपॉन में संख्या कितनी, संख्या तो उतनी थी, पहले इतनी थी, अगर मान लो 10 थी तो 10 ही रहेंगी, क्योंकि सब में ए जोड़ा जा गया है, ना कि एक अलग पद बनाया गया है। तो अब देखें, इसे मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश कहां तक, xn तक। ऐसे ही a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश कहां तक, an तक। अपॉन में कितना है, n, इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा xi, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल, और प्लस ये कितना है, एक कितनी बार ये n बार, तो ये कितना an हो गया बटे में n, एक बार इसको इसके बटे में, यानी सिग्मा xi बटे n हो गया, और प्लस का इसके बटे में रखोगे तो a बचा। तो अब देखें ये किसके बराबर है, ये तो आपका माध्य के बराबर है, कहां गया, ये रहा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माध्य प्लस का a, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ये पहले के सभी खंड मैंने करा दिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खंड है। तो क्या कहा गया है दूसरे के का खंड में, आपसे कहा गया है चित्र में डी ई समांतर है AC के और डी एफ समांतर है AE के। आपको दिया गया है सिद्ध करो BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। ये आपको सिद्ध करना है। चित्र में आपको दिया गया है कि ये त्रिभुज है, कोई ABC है, AB पर कोई बिंदु D है और BC पर बिंदु F और E है। इसमें आपको दिया गया है DE और AC समांतर है, DE और AC समांतर हैं और DF और AE समांतर हैं। ये भुजाएं आपस में कैसी हैं, समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो सिद्ध कर देते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है या ज्ञात है लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AB रेखा पर बिंदु D स्थित है, कि भुजा AB पर, ABC में भुजा AB पर बिंदु D स्थित है। दो AB पर बिंदु D स्थित है तथा भुजा BC पर बिंदु F व E स्थित है, F व E स्थित है, लिख दिया ना। और जिसमें आपको दिया गया है, और हमने क्या, जब ये स्थित है भाई क्या करा, F से D को मिलाया, E से D को व A को मिलाया, ये आपने क्या कर लिख दिया DF। तो देखें DF कॉमा DE व AE को मिलाया लिख दो या खींचा लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो आपको दिया गया है क्या भाई, DE समांतर है किसके, भाई DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। समांतर मतलब पैरेलल, यानी एक दूसरे के समांतर। समांतर किसे कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो परस्पर कितना भी आगे बढ़ा दो कभी ना मिले, जैसे रेल की पटरियां जो आपस में कभी नहीं मिलती है ना, तो क्या होता है, वो समांतर होती है एक दूसरे के। तो अब ये दिया हुआ है आपको कि ये क्या है, समांतर है। आपको सिद्ध करना है, तो देखें क्या सिद्ध करना है, लिख दो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ये सिद्ध करवाया है BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, ये लिखने क्वेश्चन को करने का तरीका है। आप चाहो तो सिर्फ उत्पत्ति कर दो, लेकिन मेन बात ये लिखने का तरीका कैसे है, कि कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन के आंसर को, कि पिरामिड
ये क्वेश्चन जो होते हैं प्रमेय के उनको सिद्ध कैसे करते हैं ये लिखने का तरीका, पहले दिया हुआ लिखो, फिर सिद्ध करना क्या लिखो, फिर जो रचना करनी है वो लिखो, फिर उत्पत्ति करो, तो आके आंसर आता है। ये तरीका है, क्रमबद्ध तरीका है ना। तो अब आपको सिद्ध करना है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, उत्पत्ति में देखें भाई। अब हम देखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं उपपत्ति। उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति करनी है, हमें आंसर लेके आना है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज भाई किसमें, ए बी ई में। देखो ए बी ई में भाई, त्रिभुज ए बी ई में भाई, त्रिभुज ए बी में क्या है भाई, आपको दिया है ए बी ई में भाई डी एफ और ए ई परस्पर कैसे हैं, समांतर हैं। डी एफ समांतर किसके हैं, ए ई के। जब किसी त्रिभुज में ये दो रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर होती हैं, तो भाई इसमें समानुपातिक का नियम लगता है। तो समानुपातिक का नियम क्या लग जाएगा भाई, बी ई अपॉन कितना हो जाएगा भाई, बी ई अपॉन, या फिर बी एफ अपॉन बी ई कर सकते हो, है ना। बी अपॉन बी एफ कर लो या बी एफ अपॉन बी ई कर लो, क्योंकि हमें तो लाना है बी एफ अपॉन एफ ई, तो हमने तो बी एफ अपॉन एफ ई लिख लिया, बी एफ अपॉन एफ ई लिख दिया। तो बी एफ अपॉन एफ ई, ऐसे ही कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन कितना होगा, डी ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, समीकरण एक हो जाएगी। किससे, समानुपातिक नियम से। किसके द्वारा हो जाएगी ये, समानुपातिक नियम द्वारा। तो समानुपातिक नियम हो, त्रिभुज ए बी ई में हो गया। अब त्रिभुज किसके हो गए, ए बी सी में। किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या दिया है, ए सी और डी ई समांतर हैं, डी ई समांतर है ए सी के। तो कितना हो जाएगा, बी ई बटे ई सी हो जाएगा, बी ई बटे ई सी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी बटे डी ए के, बी डी बटे डी ए के। समीकरण नंबर 2 ये भी समानुपातिक के नियम से हो जाएगा, बी डी बटे डी ए। अब देखो बी डी बटे डी ए यहां भी है, यहां भी है, तो जब ये दोनों मान एक जैसे तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो कितना हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। भाई यही तो लाना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही तो लेके आना है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो देखिए बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड क्या कह रहा है, दूसरे का खा खंड कह रहा है। तो दूसरे के खा खंड में क्या कहा है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। तो आपसे कहा है ए व बी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है भाई। आपको दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये दिया है ना कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। तो भाई साइन में ए माइनस बी, तो साइन में 1/2 मान किसका होता है भाई, साइन में 1/2 मान तो किसका होता है, साइन 30 का होता है, ये तो पता ही होगा। जब साइन 30 का होता है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30। समीकरण नंबर 1 डाल देना, है ना। अब देखें, अब इसी प्रकार से क्या दिया है, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया, 1/2। तो भाई कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। तो कॉस में 1/2 मान किसका होता है, कॉस 60 का होता है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60। समीकरण नंबर 2 हो गई। तो क्या लिखोगे, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दोगे, ए माइनस बी 30 हो गया और यहां पर a प्लस बी बराबर 60 हो गया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। जब दोनों को जोड़ोगे b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितने हो गए, 2a हो गए। 60 और 30 कितने हो गए, 90। जब 60 और 30 90 हो गए, तो भाई देखें a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 90/2, यानी 2 से भाग करोगे, a बराबर आ गया 45 डिग्री। यानी a का मान कहां लगा दो, समीकरण 1 में a का मान
कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 में a का मान रख दिया 45 माइनस के b बराबर कितना है 30। ये 45 उधर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 30 प्लस के हैं, ये माइनस के 45 हो गया। माइनस b बराबर 45 में से 30 जाएगा, कितने बचेंगे, माइनस के 15, माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री, यानी कि आंसर आ गया। यानी अतः a बराबर कितना है 45 डिग्री और b बराबर कितना है 15 डिग्री। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। प्रश्न नंबर गा खंड है कि दूसरे का गा खंड कहा है, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यानी बाल्टी है, बाल्टी आपने देखी होगी किस प्रकार से होती है, इसी प्रकार से तो होती है। यानी ये आपका इसका निचला सिरा होता है, ये इसका ऊपरी सिरा होता है, फिर यहाँ पर एक कुंडा लगा दिया होता है, यही तो होती है बाल्टी भाई। तो बाल्टी में इसने कुंडे को तो काउंट नहीं किया है, तो कुंडा इसका जो है, इसका ये तार हटा दो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे तो मतलब है। हमसे कहा गया है कि वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या आपको दे रखी है कि एक शंकुआकार बाल्टी है। भाई बाल्टी शंकुआकार है, इसको आगे बढ़ाओगे शंकु बनेगा, ये ऊपर का हिस्सा काट दिया गया तो ये बाल्टी ऐसी तो बनी। तो ये कहा गया है शंकुआकार बाल्टी के वृत्तीय सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो लिखोगे वृत्ताकार, भाई सॉल्यूशन में लिखोगे कि वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या, भाई वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या, भाई बड़े वाले भाग को मैंने क्या बड़ा आर कैपिटल आर ले लिया, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर ये दिया है, तथा दूसरे सिरे की त्रिज्या, दूसरे सिरे की त्रिज्या को मैंने स्मॉल आर ले लिया, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक कितना हो गया, ये 28 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये मैंने मान लिया है। तो यदि बाल्टी की ऊंचाई कितनी है 45 सेंटीमीटर, तो लिखोगे भाई बाल्टी, भाई बाल्टी की ऊंचाई पूछी है तो बाल्टी की ऊंचाई दी हुई है, तो बाल्टी की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 45 सेंटीमीटर ये दिया है। तो आपसे कहा है बाल्टी की धारिता ज्ञात करो, तो बाल्टी की धारिता का फार्मूला, तो देखिए बाल्टी की धारिता, तो धारिता का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई, ये क्या हो गया कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू में एच हो जाएगा। ये इसकी धारिता का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो देखिए, तो 1/3 पाई का मान लगा दिया 22/7, आर कितना है 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो गया, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर कर दिया, एच का मान लगा दिया 45। अब देखें हम क्या लिखेंगे, 1/3 ऐसी रहने दिया, 22/7 ऐसी रहने दिया, 28 का स्क्वायर निकालो कितना आएगा, 28 का स्क्वायर याद होना चाहिए, नहीं है तो वैसे 784 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 28 की 7 से गुणा कर लो, 7 8 56 का 6 यहाँ से लगे 5, 7 14 5 19 196 हो गया, गुणा में कितना है 45 है। तो 3 से मैंने इसे भाग कर दिया, कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 22/7 बचा, इन सबको जोड़ दो, 9 और 4 कितने होगा 13, 13 और 6 19 का कितना हो गया 9 हो गया, यहां से लगा 1 8 और 1 9, 9 और 4 कितने होगा 13 हो गए, 13 13 में 9 जोड़ दो कितने 22 के 2 वहां से लगे 2 7 2 9 हो गए, 9 और 1 10 यानी 1029 गुणा में 15, तो कितना आ गया। अब इसको हल करेंगे और भाई हमने क्या करा 7 से इसे काट दो, भाई 7 ही कम 7 कितने बचे 3, 7 चौक 28 बचे कितने 4, 7 7 49 कितना बचा 22 बचा, 147 बचा, गुणा में 15 बचा। तो देखें 15 दूनी 30 का 0 वहां से लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 हो गए और यहाँ 147 हो गए। तो हमने क्या करा इसकी गुणा कर लो,
330 की 147 से 0 7 के 21 का 1 हाथ से लगे 2 7 के 21 और 2 23 हो गए। फिर 4 से करो 0 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1 4 3 12 और 1 13 हो गए। फिर 1 से करो 0 3 3 तो 0 1 3 और 2 5 3 और 2 5 3 8 3 और 1 4 48,510 आ गया आंसर। कितना आ गया 48,510। कितना इतनी धारिता है तो इतने घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब तो लिख दोगे घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया इसका आयतन सॉरी धारिता हो गई यानी 48,510 घन सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इसका ये अगला खंड दूसरे का घ खंड है कि इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। यानी बहुलक निकालना है, बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक में एक चीज ध्यान रखें, बहुलक में वही चीज काउंट होती है जिसकी अधिकतमता होती है, यानी कि जो सबसे अधिक बार दिया होता है। तो भाई इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक यानी बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग। ये चीज देखिए बहुलक निकालना, बहुलक तो निकालना है यानी कि बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग कौन सा दे रखा, वर्ग अंतराल ये दिया है, इसमें कौन सा बहुलक वर्ग होगा। तो भाई सबसे ज्यादा बारंबारता किसमें है, यहां देखो 0 से 4 में 5 है, 4 से 8 में 7 है, 8 से 12 में 9, 12 16 में 17, 16 से 20 में 12, 20 से 24 में 10। सबसे ज्यादा बारंबारता किसमें मिल रही है, इस वाले में मिल रही है। तो इस वाले में मिल रही है तो लिख दोगे दिए गए आंकड़ों, भाई लिखोगे दिए गए आंकड़ों, भाई दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक वर्ग के लिए बहुलक वर्ग बराबर क्या होगा, भाई बहुलक वर्ग तो वही होगा जो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग होगा, यानी जो क्या होगा अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग होगा। तो अधिकतम बारंबारता किसमें आ रही है 17, किसमें आ रही है 12 16, यानी 12 से 16 वाला वर्ग जो होगा बहुलक वर्ग कहलाएगा क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी पहले के सभी खंड, प्रश्न नंबर 1 के सभी खंड और प्रश्न नंबर 2 के सभी खंड मैंने करा दिए। बाकी के आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।